जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। स्पेशली मॉनसून के बारे में जहां तक बात करें, हम लोगों ने पिछले वीडियो आप देखे होंगे विंड्स एंड प्रेशर सिस्टम इन इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा है, मॉनसून के विषय में पढ़ा है। तो उसका एक छोटा ही पार्ट हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो आपको मॉनसून पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो आपको रिवर्स हैं जिसपे ठीक है, रिवर से इरिगेशन हो जाता है, लेकिन साउथ इंडिया स्पेशली कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपको। वैसे भी नॉर्थ इंडिया में भी आपको मानसून पर निर्भर करता है। तो शुरू करते हैं। जय हिंद है सभी को। मॉनसून एंड एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटा थोड़ा ही समझेंगे मॉनसून, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा एलाबोरेट करके समझाया रखा है। मॉनसून जो है हमारे कंट्री में जो साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है जाड़े के समय में, जो कि प्रेशर सिस्टम जो है बदलता रहता है। सन की मौजूदगी, सन का पोजीशन किस तरफ है। जैसे अगर मान लीजिए गर्मियों का समय है तो सन का पोजीशन नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स के ठीक ऊपर होगा, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर लो प्रेशर बनेगा नॉर्दर्न आपको जो इंडिया पर है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया पर मैंने बताया था एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर, और उससे कम टेम्परेचर बनेगा तो हाई प्रेशर। और हवा किधर से किधर को जाती है, हाई से लो को जाता है। तो गर्मी का सीजन है तो सन का पोजीशन आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर है, तो कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और हाई प्रेशर आपका बनेगा इंडियन ओशन पर, मेडागास्कर के पास पड़ेगा। तो वहां क्या होगा, आपका हवा किधर से किधर, हाई से लो जाता है, तो साउथ वेस्ट। तो आपका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। मानसून इंडिया में एडवांसिंग मानसून यही कहलाता है, और सबसे ज्यादा बारिश इसी में होती है। जाड़े में ये प्रेशर सिस्टम बदल जाता है, लो प्रेशर आपको चला जाता है इंडियन ओशियन के ऊपर, चूंकि सन का पोजीशन इंडियन ओशियन के ऊपर आ जाता है। और उसी समय हाई प्रेशर आपका हो जाता है आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर वाले हिस्से नॉर्थ ईस्ट में करीब करीब। तो हवा किधर से किधर हो जाता है, हाई से लो। तो हाई से लो की तरफ, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होते हुए इंडियन ओशन पे निकल जाता है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून है। डायरेक्शन चूंकि नॉर्थ ईस्ट का होता है, इस कारण से इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है। ये जाड़े में होता है सितंबर दिसंबर में। और इसी तरह से ये आपका देखना है, ये मानसून आपको होता है। तो इस पर ये रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत में जो क्लाइमेट रीजन है कुछ इस तरह का है। हमारे यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप देखिए, ट्रॉपिकल कहा किसको बोला जाता है, आपको कैप्रिकॉन से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो पार्ट है उसको ट्रॉपिकल बेल्ट कहा जाता है। और चूंकि आसपास का जो एरिया है उसको भी हम लोग ट्रॉपिकल में ही कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट होता है ना। तो ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट देखिए इन हिस्सों में है। आप देखिए इन हिस्सों में वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और पार्ट ऑफ असम, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का अपना एक तरीका होता है, क्योंकि अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल रहे हैं तो उसका कारण यह है कि 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा आपको एनुअल रेनफॉल होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल का कितना अमाउंट है, ये इससे भी पता किया जाता है कि वो फॉरेस्ट किस कैटेगरी में आएगा और उसका लोकेशन किस बेल्ट में है फॉरेस्ट का, वो तय करता ही है। ट्रॉपिकल सवाना, यानी सवाना क्या है, ग्रासलैंड है। ये आपका कहा है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन एक्सेप्ट लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी आपका सवाना जो है वेस्टर्न घाट के पीछे साइड में आपका इस साइड में पड़ता है। इसी तरह से ट्रॉपिकल सेमी एरिड ये स्टेप जो क्लाइमेट है ये आपका ग्रासलैंड है ना। तो ये आपका सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, ये पिंक वाला पोर्शन देखिए, ये आपका स्टेपी है जो ग्रासलैंड का है। लो रेनफॉल होता है। आप साथ में देखते चलिएगा रेनफॉल भी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल अगर हम कहते हैं तो वही कैंसर के नीचे वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल, कैंसर के ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल होता है। तो पंजाब, हरियाणा ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में है, आपको स्टेपीज है, ये देखिए ये है। और आपका नीचे वाले हिस्से में आपको सब ट्रॉपिक हिस्सा जो रन ऑफ कच्छ की तरफ का बता रहा है। फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये तो कंप्लीटली इस रीजन में है, आप देख रहे होंगे यहाँ रेनफॉल लगभग ना के बराबर, बहुत ही कम होता है। फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड ड्राई विंटर्स साउथ ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के जो हिमालयाज है उसके साउथ यानी इस तरफ वाले हिस्से में आपको पाया जाता है। माउंटेन क्लाइमेट तो कंप्लीटली माउंटेन्स के ऊपर है, तो यहाँ पे रेनफॉल तो बहुत ही कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ क्लाइमेट रीजन
मौजूद है। ये इसके बारे में हम लोगों ने दूसरे वीडियो में भी देखा है, पढ़ा है। चलिए अब एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं। इंडिया में, इंडिया इज एसेंशियल इन एग्रीकल्चरल लैंड। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल लिव्स ऑन द एग्रीकल्चर। देखो जी, समय समय की बात है। पहले के समय में, यानी आज से 10 साल पहले तक में हालत ये था कि इंडिया के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इंडिया का जो बाउंड्री है उसके अधीन, उसके अंदर इंडिया के जितना बाउंड्री है उसके अधीन गुड्स और सर्विसेज का निर्माण एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो होता है। अब यहाँ गुड्स में हम बात कर लेते हैं, जो एग्रीकल्चर वगैरह की बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर का इंडिया के जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में हिस्सा हुआ करता था, वो 21 से 22%, 21 से लेकर 21 से 23% के आसपास था। अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्क को ही मानिएगा, उसके डेटा को ही मानिएगा। तो ये मोटा मोटी उतना शेयर करता था। और करीब करीब 51% जो जनसंख्या थी, 51%, 45 to 51% जो इंडिया का पॉपुलेशन था, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व था, जिसमें कि आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह के कई अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो आपको प्रिवेल करता था। जहां जरूरत नहीं है वहां 50 लोग लगे हुए हैं तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट ही है। तो अब जो प्रेजेंट सीन है, अब जो एग्रीकल्चर इधर 2-3 साल का जो ट्रेंड देखा गया है कि एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में जो प्रतिशत है वो कम होता चला गया है, यानी 15-16% ही रह गया है जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन। और जो वर्क फोर्स जो लगा हुआ था पहले 51%, अब वो भी घट के कम हो गया है। देखिए, किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना होगा तो उसको अपने सर्विस सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर पे वो डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। अच्छा, इट इंक्लूड्स फार्मिंग, एनिमल रेयरिंग एंड फिशिंग। देखिए, एग्रीकल्चर में मतलब सिर्फ खेती करना ही नहीं होता है, उसमें साथ में एनिमल रेयरिंग और फिशिंग भी सब्सिडरी के तौर पे जुड़ा रहता है। तो इंडिया में हमारे यहाँ क्रॉपिंग सीजन है खरीफ, राबी और जायद का। खरीफ का फसल कब बोया जाता है? सोन है, SOWN है, माफ कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो खरीफ की कब फसल को बोया जाता है? जून जुलाई में। कब हार्वेस्ट किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल। इसका उदाहरण राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, ये उसका ये है, कॉटन, जूट, ये उदाहरण है। राबी की फसल जो है वो अक्टूबर दिसंबर में इसको बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल मई में। देख रहे हैं सीजन क्या है? राबी की फसल को जाड़े में लगाया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। खरीफ को गर्मियों में लगाया जाता है, जाड़े में काटा जाता है। राबी का कुछ उदाहरण वीट, बार्ले, पीस, रेपसीड, मस्टर्ड ग्रेन इस तरह के हैं। जैद फसल अलग है, वो बीचों बीच में लगते हैं खरीफ राबी के। सीजन्स ऑफ इंडिया, विंटर सीजन मिड दिसंबर टू मिड मार्च, समर सीजन मिड में, अच्छे इस तरह से। जैद फसल के लिए देखिए फरवरी मार्च में लगाया जाता है और मई जून में इसकी कटाई होती है। उड़द, मूंग, मेलन्स ये इसके लिए जान जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो बेनिफिशियरी स्टेट है वो ये बेनिफिशियरी स्टेट है, ध्यान रखिएगा। और 60s के डेकेड में 1968 में करीब करीब आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखिए लाने के लिए 2-3 लोग जिम्मेदार हैं। अब इसमें हम लोग पहले इमेज देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं कि क्या इसमें ये हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये आपको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो यूएस में, लैटिन अमेरिका में जो सक्सेसफुली इनसे पहले जो ला चुके थे वो पीटर नॉर्मन बोरलॉग थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे, पॉलिसी मेकर थे, एग्रीकल्चरलिस्ट। इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले दुनिया में ये कॉन्सेप्ट लाया कि हम लोग कैसे एग्रीकल्चर को और बूस्ट कर सकते हैं, स्पेशली राइस और वीट को लेकर के। तो ये है पीटर नॉर्मन बोरलॉग। इनको नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में, और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड भी मिलता है। अच्छा, इनके ही सहयोग से MS स्वामीनाथन ने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया और सक्सेसफुल था फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। और याद रखिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म दिया गया था विलियम गॉड के द्वारा, विलियम गॉड के द्वारा सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दिया गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उसमें देखो जी, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यानी सीड्स अच्छे खासे जो उसको अच्छे सीड्स का इस्तेमाल किया जाना, जो आपको ये थे बढ़िया सीड्स थे। इरिगेशन, पानी की बहुत जरूरत होती थी, फर्टिलाइजर की जरूरत होती थी, इंसेक्टिसाइड की जरूरत, पेस्टिसाइड, और कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी जिस तरह से लोगों के लैंड पैटर्न है उसको भी
अब बड़े एरिया को, चूंकि इरिगेशन हमें बड़े एरिया में अगर हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है तो लैंड होल्डिंग पैटर्न भी गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए, या किसानों को साथ में लेकर के ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत सबको साथ लेकर चलने की बात की गई। सक्सेसफुल रहा, बेसिकली व्हीट और राइस को लेकर के था। तो ये सबसे, और यहाँ तक कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ घाटे भी हुए, कारण है कि इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा वाटर का इस्तेमाल होना, सैलिनाइजेशन का खूब इसमें निकल करके आया, क्योंकि ओवर इरिगेशन की वजह से सैलिनाइजेशन, नमक का एक लेयर बन जाता, फिर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का ओवर यूज की वजह से ज्यादा मतलब इससे प्लांट पे भी इसका असर पड़ा और लैंड पर भी के प्रोडक्टिविटी पर भी इसका असर पड़ा। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जो सीड तैयार किए गए हैं आपको स्पेशल फैसिलिटीज में, तो उसके तहत उसका भी प्रयोग करना, क्योंकि ये ज्यादा डिमांड करती हैं वाटर का इरिगेशन में, इरिगेशन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ आपका एग्रीकल्चर में। फिर है ये एग्रीकल्चर कमोडिटी और टी प्रोड्यूसर स्टेट, टॉप प्रोड्यूसर स्टेट। देखिए कौन सा जो लार्जेस्ट जो भी आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसके लिए कौन सा स्टेट नंबर 1 है, अव्वल है। तो फूड ग्रेन के मामले में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन होता है, राइस के मामले में वेस्ट बंगाल, व्हीट के मामले में उत्तर प्रदेश, मेज के मामले में आंध्र प्रदेश, कोर्स सीरियल जो दालें हैं उसके मामले में कर्नाटक, फिर राजस्थान, ऑयल सीड गुजरात, रेप सीड या मस्टर्ड राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सवाल कई जगह पूछा भी है, देखिएगा दोस्तों। सनफ्लावर कर्नाटक, शुगर केन उत्तर प्रदेश, शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, कॉटन गुजरात, चूंकि ब्लैक सॉइल मिलता है जिसका रेगुर सॉइल बोलते हैं, जूट जो गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल, हॉर्टिकल्चर यानी सब्जियों से रिलेटेड है वेस्ट बंगाल। तो ये सारे स्टेट आपको लीडिंग स्टेट है। फिर फूड, फिर इस तरह से ये आपको लीडिंग स्टेट्स हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर आइए कुछ और है, लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट फ्रूट स्टेट, फ्रूट प्रोड्यूसिंग आंध्र प्रदेश, लूज फ्लावर तमिलनाडु, कट फ्लावर वेस्ट बंगाल, स्पाइसेस के मामले में आंध्र प्रदेश, टोटल प्लांटेशन क्रॉप प्रोड्यूसिंग प्लांटेशन यानी कमर्शियल के लिए तमिलनाडु, बनाना तमिलनाडु, गुआवा मध्य प्रदेश, ग्रेप्स महाराष्ट्र, फिर एप्पल जम्मू कश्मीर, फिर एरिका नट है कर्नाटका, कोकोआ केरला, कोकोनट तमिलनाडु, कैश्यू महाराष्ट्र, साइट्रस लेमन मौसम्बी आंध्र प्रदेश, ऑरेंज पंजाब, लीची बिहार, मैंगो उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल, ब्रिंजल उड़ीसा। ये लीडिंग स्टेट है। उनके साथ ये एक लिस्ट और भी दिया जा रहा है, इसको पॉज करके एक बार जरूर देखिएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा स्टेट है, सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे देखिए, सेकंड पोजीशन पे कौन सा स्टेट है, थर्ड पोजीशन पे कौन से क्रॉप के मामले में अभी अव्वल है। याद रखिएगा ये प्रोडक्शन के मामले में आगे पीछे होते रहते हैं, तो परेशान नहीं होना है। ये आपको ये करंट सीन जो है ये दिखाया जा रहा है। सीरियल है, उस सीरियल का नाम है या कैश क्रॉप है जो आपको इस्तेमाल होता है कमर्शियल पर्पस के लिए। ऑयल सीड फाइबर जो रेशेदार है, प्लांटेशन जिसका इस्तेमाल मार्केट के लिए होता है, जैसे कॉफी, रबर, टी, मसालों है, इनका ये कहाँ कहाँ आपको पाए जाते हैं। तो चिली, गार्लिक, जिंजर, ये 3 कलर से आप समझ सकते हैं कि आपको देश में कहाँ कहाँ चिली रेड वाला है, गार्लिक येलो स्पॉट्स है जो गार्लिक प्रोडक्शन के लिए, और जिंजर ग्रीन वाला है जो आप देख सकते हैं किन किन स्टेट्स में आपको प्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद आप देखें इंडिया में जो 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो सबसे ज्यादा राइस कहां प्रोड्यूस होता है, आप देखें वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा डेंसली आपको राइस बेल्ट है सर। उसके बाद उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पे आता है, फिर थर्ड पोजीशन पे पंजाब आता है राइस प्रोडक्शन के भी मामले में सर, फिर उड़ीसा। इस तरह से करके 10 ऐसे राज्य हैं जो जहां पे आपको राइस प्रोड्यूस होता है। फिर आइए आपको कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप सब बाजार के लिए और साथ में मार्केट के लिए किया जाता है, ट्रेड के लिए होता है। तो शुगर केन देखिए, इसका बेल्ट ग्रीन बेल्ट जो है वो शुगर केन का है, देख रहे हैं अच्छा खासा हम लोग के यहाँ प्रोडक्शन होता है। कॉटन के लिए देखिए जो चेक इस तरह से चेक वाला बना हुआ है ब्लैकिश करके, ये आपको कॉटन बेल्ट है। फिर जूट है जो येलोइश चेक है, ये देखिए कॉटन बेल्ट नहीं जूट बेल्ट है जो कि गोल्डन फाइबर बोलते हैं, है ना। फिर टी देखिए सिंपल लाइनिंग्स है, ये आपको चूंकि पहाड़ी एरियाज में ही आपको ज्यादातर मिलेंगे,
इसी तरह कॉफी भी आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस में देखिए, ये कॉफी यहाँ पर है को एरिया है, चूंकि आपको नीलगिरी हिल्स वगैरह में ही आपको वेस्टर्न घाट में ज्यादातर इसका डेवलपमेंट दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर है ये मेजर क्रॉप है राइस का, तो आपने देखा ये पूरा बेल्ट राइस बेल्ट है। व्हीट बेल्ट देखिए, ये पूरा व्हीट बेल्ट है, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा काफी है। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही व्हीट बेल्ट है, आपको बिहार, यूपी, चूंकि मेजर राइस के लिए हम लोग का बेल्ट जाना जाता है और व्हीट अगले सीजन में व्हीट भी लगाया जाता है, तो ये आपका मेजर है, यहाँ भी आपको व्हीट होता ही है। और बाजरा, फॉरेस्ट स्पार्सली आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है राइस का वो इस बेल्ट से ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैप बताने की कोशिश कर रहा है, सबसे ज्यादा जो व्हीट का प्रोडक्शन करता है राइस का नहीं, वो ये बेल्ट है। ऐसे वो राइस बेल्ट में भी व्हीट लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए वर्ल्ड रैंकिंग के मामले में देखें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया का क्या पोजीशन है। अब ये बाकी के स्लाइड से हम लोग को पता चलने वाला है। तो हाँ, आप देखें कि हम लोग पूरी दुनिया में प्रोडक्शन के मामले में क्या पोजीशन रखते हैं। एप्पल के मामले में इंडिया 5th रैंक है, बनाना के मामले में 1st रैंक है इंडिया, जूट के मामले में इंडिया 1st रैंक, मैंगो के मामले में इंडिया 1st रैंक, मिल्क के मामले में इंडिया 2nd रैंक, कार्डमम के मामले में इंडिया 1st रैंक, मसाले। फिर है राइस के मामले में चाइना 1st है तो इंडिया 2nd, टोमेटो में भी चाइना 1st है तो इंडिया 2nd। फिर इस तरह से सोयाबीन में इंडिया 5वें पोजीशन पर है, कॉफी में इंडिया 6वें पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, पाइनएप्पल पे इंडिया के यहाँ इंडिया में प्रोडक्शन 6वें नंबर पे, 6th पोजीशन पे, पोटैटो में प्रोडक्शन में चाइना के बाद इंडिया 2nd नंबर पे, कैशू एप्पल पे भी 2nd नंबर पे। इस तरह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है मैंगोस है, इसे आप पढ़ेंगे, पॉज करके वीडियो आप पढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं कि इंडिया का क्या पोजीशन है। मिलेट के मामले में इंडिया 1st पोजीशन पे, ध्यान रखिएगा। मिलेट्स के मामले में दानेदार होता है। तो अच्छा राइस इंडिया 2nd पोजीशन, 2nd पोजीशन पे व्हीट है। अच्छा लिट्यूस एंड चिकरी, ये शिकोरी है, इंडिया 2nd पोजीशन पे है। लेंटिन इंडिया 2nd, ड्राई बीन 1st पोजीशन, ऑनियन 2nd पोजीशन। इस तरह से ग्रीन बीन, आपको ग्रीन बीन के मामले में 3rd पोजीशन है। वैसे कैबेज के मामले में 2nd पोजीशन, चिकन पी के मामले में 1st पोजीशन, पल्स 1st पोजीशन, कर्ली फ्लावर ब्रोकली 2nd पोजीशन, एग प्लांट 2nd पोजीशन, पोटैटो 2nd है। सोयाबीन के मामले में भी 4th, मतलब चूंकि प्रोडक्शन की जिसके यहाँ ज्यादा हुआ कभी घटा, तो आप ये आगे पीछे होते रहते हैं। और यह याद रखिएगा, मैं ये जो लिस्ट जारी की गई है यूनाइटेड स्टेट्स के एक एजेंसी है उनके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है, ये विकिपीडिया पे भी आपको मौजूद है। बास्ट फाइबर 1st, कॉटन जूट कापोक इस 1st है। आप सिल्क के मामले में देखिए 2nd पोजीशन है, रबर के मामले में आप 4th पोजीशन पर है, वुड फ्यूल 1st पोजीशन पर है आप। यानी प्रोडक्शन के मामले में देख लीजिए, जिंजर 1st है, पंपकिन 2nd है, रेपसीड 3rd है, सुगर केन में आप 2nd है, सीसम में 3rd पोजीशन पर है। इस तरह से कहे ओकरा, बनाना, मैंगो, गुआवा इसमें आप 1st हैं, कोकोनट, ऑरेंज इसमें 3rd है आप, पपाया 1st है आप। इस तरह से करके देखिए, ये हैं आप एप्पल और पाइनएप्पल पे आप 4th पोजीशन पर मौजूद हैं। 4th नहीं है, 1 2 3 4 5 5वें पोजीशन पे आप मौजूद हैं। ठीक इसी तरह से आप टोमेटो मिल्क में देखिए, मिल्क जो काऊ का है वो उस पर आप 2nd पोजीशन पे हैं। बफेलो का मिल्क और गोट के मिल्क में आप 1st पोजीशन पर हैं। इस तरह से चलिए, ड्रिंकिंग मिल्क ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1st पोजीशन पे हमारे यहाँ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। फिर आइए टी, गोट, कैशूनट आप 2nd पोजीशन पर हैं, पीनट पे भी 2nd पोजीशन, ब्लैक पेपर 2nd पोजीशन, चिली पेपर 1st पोजीशन, जिंजर 1st पोजीशन, गार्लिक 2nd पोजीशन। इस तरह से एग 2nd पोजीशन, एग भी देखिएगा 3rd है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। टोबैको में भी 3rd पोजीशन। तो इंडिया का स्थिति आप देख सकते हैं। चलिए एग्रीकल्चर हम लोग बोलते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर एकमात्र ही वर्ड है, इसी तरह से मिलता जुलता और भी कल्चर है। जो कल्चर रेफर करता है ग्रुप और सेक्शन विद इन ए सोसाइटी दैट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कल्चर क्या होता है, जो एक अपना सोसाइटी में ही अलग एक ग्रुप होता है जिसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जी, है ना, तो उसी हमको बोलते हैं कल्चर बोलते हैं। अब उसके आगे जो जोड़ दो, एग्री जोड़ दो तो कल्चर, एग्रीकल्चर,
चाहे शहरी जोड़ दो, कल्चर मतलब वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर आप जानते हैं फील्ड से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, एपीकल्चर बी से रिलेटेड होता है, बी कीपिंग, एक्वाकल्चर एक्वेटिक एनिमल और प्लांट, एबोरिकल्चर है ऑर्नामेंटल ट्रीज, है ना, एविकल्चर है बर्ड से रिलेटेड, फ्लोरिकल्चर है फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग, यहाँ पर सब्जियां वगैरह होता है, मेरीकल्चर है शी फिश अदर मेरीन लाइफ यानी सी से जुड़ा हुआ, मोनोकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ ओनली वन सॉर्ट ऑफ क्रॉप, एक ही तरह के क्रॉप्स का, मोनो यानी एक होता है, कहीं भी जोड़ दीजिए मोनोलिथिक मोनोकल्चर, प्री मैक परमाकल्चर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कैसे एग्रीकल्चर को आगे लेके चल सकते हैं, आगे वाले जनरेशन को भी सही एग्रीकल्चर हम प्रोवाइड कराए, सेरिकल्चर सिल्क वर्म से रिलेटेड है, सिल्क प्राप्त होता है, सिल्वी कल्चर है ट्रीज किससे जुड़ा हुआ है, वुड का इसमें प्रोडक्शन वुड की प्राप्ति के लिए, वर्मी कल्चर अर्थवर्म्स को डेवलप करने के लिए ताकि उससे हम कंपोस्ट तैयार कर सके, वेटिकल्चर ग्रेप्स के डेवलप प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब नया कॉन्सेप्ट है टिश्यू कल्चर, जो नए प्लांट सेल से हम नए प्लांट को बना सकते हैं, एपीकल्चर हनी बी से रिलेटेड है, मोरी कल्चर मलबरी जो उससे उसके प्रोडक्शन के लिए। तो ये डिफरेंट कल्चर्स हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स होता है कि उसका अपना पर्टिकुलर टॉपिक से को हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। ये लैटिन वर्ड से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। तो राबी फसल का कुछ उदाहरण है वीट, ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड, कोरिएंडर, ओट, ये आप देख रहे हैं, ये राबी की फसलें हैं। यहां से सवाल पूछता है कि पर्टिकुलर फसल कौन से फसल किससे रिलेटेड है। ये खरीफ फसल है, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये आपको खरीफ है। खरीफ क्यों है? क्योंकि जो जिस सीजन में लगाया जाता है और किस सीजन में काटा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको दिया हुआ पिछले स्लाइड में। जैद क्रॉप, बिटर ग्राउंड, करेला है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, खरबूजा वगैरह, और कुकुम्बर आप देखते हैं, खीरा है, ये आपको मौजूद है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा मानसून के विषय में। भारत चूंकि एग्रीकल्चर टोटली डिपेंडेंट है मानसून पर, और मानसून से देखा हम लोगों ने वेजिटेशन टाइप किस तरह से है। वेजिटेशन का मतलब है कि किस तरह की वनस्पति पेड़ पौधे हमारे यहाँ डेवलप करते हैं, है ना। और उसके बाद एग्रीकल्चर का भारत में क्या रोल है, भारत का पोजीशन एग्रीकल्चर में, इंडियन स्टेट्स कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर हैं किस क्रॉप्स के, और साथ में वर्ल्ड में इंडिया का क्या नाम है किसी भी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड फील्ड्स जो हैं, जैसे कैटल रियरिंग वगैरह है या मीट इंडस्ट्री है, तो उसमें कहाँ तक भारत का क्या स्थान है, और साथ में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है इस वीडियो में। वीडियो बहुत प्रोडक्टिव है, ध्यान रखिएगा, आप जितना भी पढ़ेंगे, जितनी चीजों को एक्वायर करेंगे इस वीडियो से, वह आपको और मेंटली पावरफुल बनाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना आप नॉलेज लोगे उतना ही आप बेहतर तरीके से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक से जय हिंद एवरीवन।